अस्सलाम वालेकुम। वेलकम टू माय चैनल वॉइस ओवर बाय आमना शाह। आई होप कि आप खुश होंगे। कहानी शुरू करने से पहले आपसे रिक्वेस्ट है कि अगर आपको मेरा कंटेंट पसंद आता है तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और लाइक करें। आइए कहानी का आगाज़ करते हैं। बात जब मोदी पर आई तो उसकी ज़बान और तेज़ हो गई। मोदी उसकी शौकन थी। उसने मोदी के खिलाफ इतनी ज़्यादा बातें की और ऐसे खुशीले लहजे में की कि मुझको एक भी बात सच्ची मालूम नहीं होती थी। इनमें से एक बात ये थी कि खालिद के साथ मोदी की दोस्ती थी जो मकतूल के साथ शादी होने से पहले की थी और ये दोस्ती अभी तक चल रही थी। उसने ये भी बताया था कि कत्ल होने से 7-8 रोज़ पहले मकतूल ने मोदी को बहुत गालियाँ दी और 2-3 थप्पड़ भी मारे थे। वजह ये बताई कि मोदी अपने घर गई हुई थी। मकतूल ने उसको कहीं खालिद के साथ देख लिया था। उसी वक्त मकतूल उसको अपने घर ले आया था। वो तो मेरे बेटे पर भी डोरे डालती रहती थी, मकतूल की पहली बीवी ने कहा, लेकिन मेरा बेटा इसको मुंह नहीं लगाता था। इस औरत से मुझको कोई भी सुराग ना मिला। इसको भेजकर मैंने उसकी दूसरी बीवी मोदी को बुलाया। वो सही मायनों में खूबसूरत लड़की थी। मुझको ख्याल आया कि ये लड़की अगर ख़राब हो गई थी तो ये इसका कसूर नहीं था। ज़रा तसव्वुर में लाएं कि ये लड़की अभी जवानी में दाखिल हुई थी और जिसके साथ ब्याही गई वो कभी का बुढ़ापे में दाखिल हो चुका था। उसके चेहरे पर घबराहट थी। मैंने उसके साथ हमदर्दी की बातें की और खुशी का इजहार किया कि बूढ़े और वहशी खामिन से उसको जल्दी छुटकारा मिल गया है। इस तरह बातें करके मैंने उसकी घबराहट दूर की। फिर वो आहिस्ता आहिस्ता बोलने लगी। तुम्हारे माँ बाप ने तुम पर यह जुल्म क्यों किया है? मैंने पूछा। माँ बाप ने नहीं, उसने कहा। ये मेरे भाई की मेहरबानी है। मेरा बाप तो 6 साल हुए मर गया था। माँ है और एक ये भाई है, मुजफ्फर। जी मुजफ्फर, उसने जवाब दिया। अकेला भाई है? क्या उसने चौधरी इसाक से कुछ रकम वसूल की थी? नहीं जी, उसने जवाब दिया। मेरे भाई को रकम वसूल करने की ज़रूरत नहीं थी। बात यह हुई थी कि सर पर बाप न होने की वजह से मुजफ्फर ख़राब हो गया था। खुदा का दिया बहुत है, मुजफ्फर को जुए की लत पड़ गई थी। एक रोज़ सुना कि चौधरी इसाक के घर से सोने का हार और अंगूठी चोरी हो गई है। कुछ दिनों बाद मेरा भाई पकड़ा गया कि चोरी उसने की है। मेरी और मेरी माँ की जो हालत हुई वो शायद आप ना समझ सकें। एक ये बेइज्जती कि मेरा भाई चोरी के इल्ज़ाम में पकड़ा गया और दूसरा गम ये कि भाई को कैद की सज़ा होगी। मुझको मुजफ्फर के साथ बहुत मोहब्बत है। मुजफ्फर थाने से आ गया और मुझको अलग बिठाकर कहने लगा कि मुझसे गलती हुई है कि हार और अंगूठी की चोरी कर बैठा था। मुझको 1.5-2 साल सज़ा हो जाएगी। फिर उसने कहा कि चौधरी इसाक कहता है कि अगर अपनी बहन की शादी मेरे साथ कर दो तो मुकदमा वापस ले लूँगा। मैंने सुना तो मेरे पाँव के नीचे से ज़मीन निकल गई। मैं सोच में पड़ गई कि अपने आप को बचाऊं या भाई को 1.5-2 साल कैद से बचाकर खुद उम्र कैद कबूल कर लूं। अगर चौधरी इसाक की उम्र इतनी ज़्यादा ना होती तो मैं इसको कबूल कर लेती। वो तो मेरे बाप की उम्र का था। इस मजलूम लड़की का बयान बहुत लंबा था। मैं अपने लफ्ज़ों में मुख्तसर बयान करता हूँ। बहन ने मुजफ्फर को बुरा भला कहा कि वो जुए का आदी ना होता और अपने बाप की तरह शरीफों की तरह अपने कामकाज करता तो वो चोरी भी ना करता। मोदी ने मुझको बताया कि घर में रुपए पैसे की कमी नहीं थी, लेकिन माँ पैसे अपने कंट्रोल में रखती और मुजफ्फर को गिने चुने पैसे देती थी। मुजफ्फर को ऐशो इशरत और जुए के वास्ते पैसों की ज़रूरत होती थी, इस वजह से उसने चोरी की। ये मैं आपको बताते चलूँ कि जुआ और नशा ऐसी बुरी आदतें हैं कि इनमें से किसी एक में भी फंसा हुआ आदमी चोरी चकारी पर उतर आता है। आपने अक्सर सुना होगा कि जुएबाज ने अपनी माँ या बहन का जेवर चोरी कर लिया और ये खबर तो अखबारों में आए दिन छपती रही है कि चर्स, अफीम या हीरोइन के नशई ने घर से पैसे न मिलने की वजह से माँ को या बाप को कत्ल कर दिया। यह हमारा तजुर्बा है कि चोर और डाकू पर एतबार किया जा सकता है, जुएबाज पर एतबार नहीं करना चाहिए। यही हाल मुजफ्फर का था। उसने चोरी की, पकड़ा गया और चौधरी इसाक ने ये शर्त उसके आगे रख दी कि अपनी बहन दे दो और कैद से बच जाओ। मोदी ने माँ को बताया। माँ ने बेटे को गाली गलौज की और चौधरी इसाक के पास गई। मैं तुम लोगों को मजबूर तो नहीं कर रहा मेरी बहन, इसाक ने कहा। थाने में चोरी का माल भी पहुंच गया है, सबूत और शहादत भी मौजूद है। ये तो मैंने थानेदार का हाथ रोक लिया है, वरना तुम्हारा बेटा घर ना आता, हवालात में बंद होता। कैद से बचने की दूसरी सूरत यह है कि अपने बेटे को कहीं भगा दो।
वो घर में ना आए, लेकिन पुलिस तुम दोनों माँ बेटी को हर रोज आकर तंग करेगी कि मुलजिम को हाजिर करो। ये ऐसा मसला था जो बेवा माँ बिरादरी और महल्ले के मुअज्जिज़ीन के आगे नहीं रख सकती थी। वजह यह थी कि अभी किसी को पता नहीं लगा था कि चौधरी इसाक के जेवर का चोर मुजफ्फर है। चौधरी इसाक को मुजफ्फर पर दबाव डाल ही रहा था। दरअसल ज़्यादा दबाव मुजफ्फर अपनी माँ और बहन पर डाल रहा था कि वो इसाक की शर्त मान लें। मुजफ्फर ने उसके घर से चले जाने की धमकियाँ दी, घर से खाना खाना छोड़ दिया और ऐसी कई और हरकतें की जिनसे माँ और बहन परेशान हो गईं। बाप के बाद यही एक भाई रह गया था। मोदी ने कहा, भाई हमें बहुत ज़्यादा अजीज़ था और भाई की मोहब्बत ही अलग थी। मैंने भाई की खातिर अपने आप को कुर्बान कर दिया। इस तरह ये नौजवान लड़की 50 साल उम्र के ऐसे आदमी के साथ ब्याही गई जिसका एक बेटा उस लड़की का हम उम्र था। आप मुझसे क्या मालूम करना चाहते हैं? मोदी ने मुझसे पूछा। मेरा दिल जला हुआ है, इस वजह से बोलती जा रही हूँ। तुम्हारा खामिद बदबख्त कत्ल हो गया है तो इसके कातिल को पकड़ना है। मैंने कहा, तुम डरो नहीं, तुम पर कोई इल्ज़ाम नहीं, न तुम पर कोई शक है। इसाक के घर के हालात मालूम करने हैं। मैं तुमसे जो पूछता जाऊं वो बताती जाओ। एक बात बताऊं, उसने कहा। मातम की वजह से सारे महल्ले और इनके गांव की औरतें इकट्ठी हो गई हैं। जिन जिन औरतों को पता लगा है कि चौधरी घोड़ी से गिरा नहीं बल्कि उसको कत्ल करके घोड़ी के साथ बांधा गया था, वो सब कहती हैं कि चौधरी के सालों का काम है। वो अपने ससुराल के गांव की तरफ से ही आ रहा था। तुम्हारा अपना क्या शक है? बिल्कुल वही जो लोग कहते हैं, मोदी ने जवाब दिया। चौधरी ने इनकी बहन को मार पीट कर घर से निकाल दिया था। उन्होंने बदला ले लिया है। मुझको तो चौधरी के बेटे असगर पर भी शक है। मैंने कहा, नहीं नहीं, मोदी ने बेख्तियार और बेताब होकर कहा, वो ऐसा नहीं। जिस बेख्तियार अंदाज से उसने असगर की वकालत की और जिस तरह उसके चेहरे का रंग बदला, उससे लाजमी तौर पर मुझको शक होना था कि इसका असगर के साथ दरपरदर ताल्लुक था। वो मोदी की उम्र का खूबरू नौजवान था। वो तो सुना है अपने बाप के गले पड़ गया था। मैंने कहा, माँ ने उसको बाप का दुश्मन बनाया हुआ था। माँ ने उसको मेरा भी दुश्मन बनाया हुआ था, मोदी ने कहा। लेकिन वो मेरे पास आता था, बैठता था और कभी कभी रो भी पड़ता था। बाप के गले तो वो पड़ गया था, लेकिन आपने उसको बाप की मैयत पर धाड़े मार मार कर रोते नहीं देखा। वो मैयत के पाँव पर सर रखकर बार बार कहता था, अब्बू मुझको माफ़ कर देना, अब्बू मुझको बख्श देना। मेरे पास बैठा था तो कहता था कि अब्बू भी ठीक नहीं और मेरी माँ भी ठीक नहीं। मैं उसको बहलाने की कोशिश करती थी और तुम्हारी सौकन बुरा मनाती थी। मैंने कहा, वो लोगों को ये भी कहती होगी कि तुम इसके बेटे को ख़राब कर रही हो। लोगों को नहीं जी, मोदी ने कहा। वो मेरे मुंह पर कहती थी, मुझको देखिए। मुझको देखते ही उसका पारा चढ़ जाता था और वो कोई ना कोई बात पैदा करके वाई तवाई बकने लगती थी। मैंने उस्तादी तरीके से उससे ये मालूम करने की कोशिश की कि अपने खामिद के जवान बेटे असगर के साथ उसके ताल्लुकात किस किस्म के थे, लेकिन वो यही कहती रही कि असगर उसके पास बैठकर घर के हालात पर रोता था और वो उसको तसल्ली दिलासा दिया करती थी। मैं इस वजह से ये मालूम करना चाहता था कि मोदी और असगर के ताल्लुकात भी कत्ल का बाइस हो सकते थे। तुम्हारे खामिद ने तुम्हें थप्पड़ क्यों मारे थे? कब? उसने मुझसे पूछा। थोड़े दिन हुए, मैंने कहा। मोदी, मैंने तुम्हें पहले ही कह दिया था कि मैं जो कुछ भी पूछूं वो बिल्कुल सही बता दो। तुम शायद समझी नहीं कि तुम कितने बड़े खतरे में आ गई हो। ये लोग आपस में रिश्तेदार हैं और तुम बाहर की लड़की हो। वो सिर्फ चौधरी इसाक था जिसने तुम्हें कबूल किया था। वो मर गया है। पीछे जो रह गए हैं वो सब तुम्हारे दुश्मन हैं। अब उनकी दुश्मनी पहले से ज़्यादा खतरनाक हो गई है। ये समझने की कोशिश करो, तुम अपने खामिद की जायदाद की हिस्सेदार हो। ये लोग झूठे सच्चे गवाह लाकर साबित कर देंगे कि अपने खामिद को तुमने मरवाया है। फिर मैं मजबूर हो जाऊंगा। मुझसे मत डरो, मैं तुम्हें पूरी हिफाजत दूंगा, लेकिन मुझसे कुछ छुपाओ भी ना। कुछ नहीं छुपाऊंगी, उसने कहा। फिर बताओ, तुम्हें खामिद ने क्यों मारा था? मैंने पूछा और खुद ही जवाब दे दिया। तुम अभी तक खालिक से मिलती हो और तुम्हारे खामिद को पता लग गया था। वो तुम्हारे भाई मुजफ्फर का दोस्त है ना? जी, उसने कहा। ये ठीक है। मेरे 2-3 सवालों के बाद वो मान गई कि वो खालिक को चाहती थी और उसकी दोस्त थी और शादी खालिक के साथ हो जानी थी। लेकिन हालात ऐसे पैदा हो गए कि इसाक के साथ उसकी शादी हो गई। उसने ये भी मान लिया कि वो खालिक से अब भी मिलती मिलाती थी। चौधरी इसाक तो तुम्हें सर आंखों पर बिठाता होगा, मैंने कहा।
वो मेरा सर अपने कदमों में रखता था। उसने कहा, मुझको वो खरीदी हुई लौंडी समझता था। उसके पास प्यार तो था ही नहीं, हर वक्त रौब में रहता और हर बात रौब से करता था। उसके आंसू निकल आए और कहने लगी, मैंने तो सोच लिया था कि खुदकुशी कर लूँगी। खालिक ने तुम्हें कभी नहीं कहा था कि आओ कहीं भाग चले? कई बार कहा था, उसने जवाब दिया। मैं नहीं मानती थी। मैं कहती थी कि भाग तो चलूँ, लेकिन तलाक के बगैर शादी तो हो नहीं सकती। फिर हम चोरों की तरह कहाँ छुपते फिरेंगे। इस लड़की के साथ बहुत बातें हुई। कभी मुझको शक होता कि कत्ल का बाइस यही लड़की है। जिन आदमियों पर मुझको शक होता था, मैं इनमें से हर एक पर गौर करता तो मेरा दिमाग उलझ जाता था। ऐसे एक शक की बिना पर मैंने रेशमी रुमाल मूदी के आगे रख दिया। हम दोनों के दरमियान छोटी सी एक मेज पड़ी थी। मैंने रुमाल फैलाया नहीं था, वैसे ही मेज पर रख दिया था। क्या तुम्हारी शौकन के भाई इसाक के घर आते जाते थे? मैंने पूछा। इनमें से कोई ना कोई कभी आ ही जाता था, उसने जवाब दिया। क्या इनमें से कोई इस किस्म का रुमाल अपने गले में डालता था? शायद नहीं, उसने जवाब दिया। मैंने कभी ध्यान से नहीं देखा। इनके साथ मैंने कभी बात नहीं की थी। उनको देखकर मैं कमरे में चली जाती थी। चौधरी इसाक का होगा? नहीं, उसने जवाब दिया। उसने गले में रुमाल कभी नहीं डाला था। क्या ये वो रुमाल है जो चौधरी के गले में पड़ा हुआ था? तुम्हें किसने बताया है? 3-4 औरतों ने मुझको बताया था, उसने जवाब दिया। ये बड़ी गलत बात हुई थी। इस रुमाल की बाबत किसी को पता नहीं लगना चाहिए था, मगर ऐसी चीज़ें छुपाई नहीं जा सकती। मैंने तमाशाइयों के सामने लाश के गले से रुमाल खोला था। असगर तो मफलर की तरह ये रुमाल अपने गले में ज़रूर बांधता होगा, मैंने कहा। नहीं, उसने जवाब दिया। तुम्हारे भाई ने मफलर कभी नहीं बांधा? बांधता है, उसने जवाब दिया, लेकिन इस रंग का नहीं। उसने रुमाल को खोलना शुरू कर दिया। उसको फैलाया नहीं, बल्कि उसके कोने उलट पुलट कर देखने लगी। वो कोना सामने आ गया जिस पर दिल और तीर बना हुआ था। मैं गौर से देख रहा था इसी को। उसने पक्की पेंसिल का बना हुआ ये निशान देखा तो इतनी तेजी से इस कोने को उल्टा कर दिया जैसे दिल में जो तीर गुजरा हुआ था वो उसके हाथ को चुभ गया हो। खालिक भी मफलर बांधता होगा, मैंने कहा। नहीं नहीं, उसने घबराहट में कहा। उसने ऐसा मफलर कभी नहीं बांधा। मुझको जिन जिन पर शक था उन सब का मैंने पूछा था कि वो रुमाल गले में डालता है, तो मूदी ने बड़े आराम से जवाब दिया था। हर एक की बाबत उसने इत्मीनान से बताया था, लेकिन खालिक की बाबत पूछा तो मूदी इतना ज़्यादा घबरा गई कि वो घबराहट को छुपा न सकी। उसके चेहरे का रंग बदल गया। उसने इस तरह नहीं नहीं कहा जैसे मैंने उसको ये कह दिया था कि अपने खामिद को तुमने कत्ल किया है। क्या यही वो रुमाल था जो लाश के गले में था? मूदी ने पूछा। नहीं मूदी नहीं, मैंने झूठ बोला। ये रुमाल लाश के गले में नहीं था। वो सफ़ेद था, रंगदार नहीं था। फिर ये रुमाल आपके पास किस तरह आया है? उसने पूछा। वो घर की 4 दीवारी में बंद रहने वाली लड़की थी और ना तजर्बेकार उम्र की थी। उसमें चालाकी थी ही नहीं। मुझको उसने पक्के शक में डाल दिया था। मैंने उसके सवाल का जवाब ये दिया कि ये रुमाल मुझको खेतों में पड़ा मिला था। इसके बाद मैंने मूदी से कोई और सवाल न किया। उसको कहा कि वो अपने घर चली जाए और किसी को ना बताए कि मेरे साथ उसकी क्या क्या बातें हुई हैं। वो चली गई तो मैंने नंबरदार को बुलाकर पूछा कि मुजफ्फर के अलावा खालिक के दोस्त कौन कौन हैं। ये कहकर मुझको एक और ख्याल आ गया। इसके दोस्तों के अलावा वो महल्ले के 3-4 नौजवान लड़कों को और बुला लो, मैंने कहा, और इन सबको जगा कर ले आओ। वक्त आधी रात के करीब था। नंबरदार ने मुझको बताया कि मुजफ्फर और खालिक शाम से बाहर बैठे हैं। मैंने उनको कहा कि उनको बैठा रहने दो। आधे घंटे में 7 लड़के जिनकी उम्रें 16 से 21-22 साल तक थी आ गए। मुझको अफसोस होने लगा कि मैंने रुमाल की शनाख्त का ये तरीका पहले ही क्यों ना आजमाया। मैंने हर लड़के को अकेले अकेले बुलाया अंदर और पूछा कि रुमाल किसका है। 6 ने जवाब दिया कि वो नहीं जानते। मैंने इन सबसे पूछा, क्या खालिक इस किस्म का मफलर नहीं बांधता या ये रुमाल गले में नहीं डालता? इनमें से 4 ने जवाब दिया कि खालिक इस रंग और इस डिज़ाइन का मफलर कभी नहीं बांधता है। सातवां लड़का अंदर आया तो उसके साथ नंबरदार भी था। जनाब, नंबरदार ने कहा, ये मेरा बेटा है, अच्छी तरह सुन ले। उसने अपने बेटे को कहा कि इंस्पेक्टर साहब जो पूछे वो बिल्कुल ठीक बताना। नंबरदार उसको मेरे पास छोड़कर जाने लगा तो मैंने उसको रोक लिया। क्या तुम इस रुमाल को जानते हो? मैंने नंबरदार के बेटे से पूछा और रुमाल का वो कोना उसके आगे कर दिया जिस पर दिल और तीर बना हुआ था। इसने रुमाल की तरफ देखा, फिर अपने बाप की तरफ देखा, जैसे इसको कुछ कहना चाहता हो।
तुम पहचानते हो? मैंने कहा। उसने ढीली सी जबान में कहा, नहीं, और फिर अपने बाप की तरफ देखा। उस लड़के की उम्र 17 साल के लगभग थी। बोलते क्यों नहीं? मैंने पूछा। क्या ये तुम्हारे किसी दोस्त का है? अगर तुम रुमाल को पहचानते हो तो बता दो, नंबरदार ने उसको कहा। लड़के ने मेरी तरफ देखा। मैं समझ गया कि वो जवाब नहीं देना चाहता। मैं हंस पड़ा। क्या खालिक तुम्हारा दोस्त है? मैंने हंसते हुए पूछा। जी, उसने आहिस्ता से कहा। शाबाश, मैंने कहा। मैं खुश हूँ कि तुम दोस्ती का हक अदा करना जानते हो, लेकिन ये तो मुझे पता चल ही गया है कि ये रुमाल खालिक का है। मैं चाहता था कि इसकी तस्दीक तुम कर देते। इससे तुम्हारे वालिद साहब की इज्जत अफजाई हो जाती कि नंबरदार के बेटे ने पुलिस की मदद की है। बता दे, बता दे, नंबरदार ने अपने बेटे को कहा। देख इंस्पेक्टर साहब हमारी कितनी इज्जत कर रहे हैं। मैं उस लड़के से बात कहलवाने की गद से ज़रा नर्म पड़ गया था और ये जाहिर कर रहा था कि मैं इसका मोहताज हूँ। वो ना बोलता और पर्दा डालने की कोशिश करता तो मैं उसको थाने ले जाता और उसका सारा ख़ानदान बोल पड़ता। ये रुमाल खालिक का है, लड़के ने कहा। इस शहर में ऐसे कई रुमाल होंगे, मैंने कहा। तुम यकीन के साथ किस वजह से कह रहे हो? इस वजह से। उसने मेरा सवाल अधूरा छोड़कर उंगली रुमाल के कोने पे रखी और कहा, ये मोहब्बत की निशानी है। खालिक ने मुझको ये रुमाल दिखाया था और उसने कहा था कि ये एक लड़की ने तोहफा दिया है, लेकिन उसने लड़की का नाम नहीं बताया। मैंने बहुत पूछा था, लेकिन वो कहता था कि ये पाक मोहब्बत का तोहफा है। इस वास्ते मैं इस लड़की को बदनाम नहीं करना चाहता। मैंने वहाँ से अड्डा उठाया और थाने चला गया। अपने अमले के आदमियों के अलावा जिन आदमियों को मैं साथ लाया, इनमें एक तो मोदी का भाई मुजफ्फर था और दूसरा खालिक। नंबरदार भी साथ था, लेकिन उसके बेटे को मैं इस वजह से साथ नहीं लाया था कि उसने मुझसे वादा लिया था कि मैं ये जाहिर ना होने दूंगा कि उसने मुझको बताया है कि यह रुमाल खालिक का है। मुझको इस ज़मीन में गवाह की ज़रूरत ही नहीं थी। मुझको वो वक्त अच्छी तरह याद था जब मैं थाने पहुंचा था। थोड़ी देर बाद फजर की अजान की आवाज़ सुनाई दी थी। मेरे दिमाग का और जिस्म का हाल बहुत बुरा हो गया था। 2 रातें जागते गुजर गई थीं। न दिन को आराम किया न रात को। मैं हेड कांस्टेबल मुर्शद अली को ये कहकर घर चला गया कि मुजफ्फर और खालिक के खुरे चेक करे और मैं 2 घंटे बाद आऊँगा। 2 घंटे सोकर दिमाग सही हो गया। मैं थाने आया और हेड कांस्टेबल ने बताया कि जाए वारदात पर पाए जाने वाले खुरे इन्हीं के हैं। दोनों कम अकल थे। मैंने जब इनको बुलाया तो वो दोनों अच्छे कपड़े और अच्छे जूते पहनकर आए थे। एक ने तस्मों वाले शूज़ पहने हुए थे और दूसरे ने पिशावरी चप्पल पहनी हुई थी। यही पहनकर वो जाए वारदात तक गए थे। मैंने खालिक को अपने दफ्तर में बुलाकर बिठाया। खालिक भाई, मैंने पूछा, सच बोलोगे? उसने जवाब दिया, लेकिन लफ्ज़ टूट टूट कर उसके मुंह से निकले और उसके दरमियान उसको हिचकी सी आई। ये उसकी घबराहट की इंतहा थी। मैंने अपना सवाल दोहराया तो उसने दाएं बाएं सर हिलाया, जिसका मतलब था नहीं, तुमने एक झूठ बोल लिया है। मैंने कहा, अब एक और झूठ बोलो, फिर मैं तुम्हें तमाशा दिखाऊंगा। मैंने रेशमी रुमाल के कोने पर बने हुए दिल और तीर पर उंगली रखकर कहा, ये किस लड़की ने बनाया था? कह दो, मुझे मालूम नहीं। फिर मैं उस लड़की को यहाँ बुलाकर तुम्हारे सामने खड़ा कर दूंगा। फौरन बोलो। वो लड़की रात को मेरे पास रही है जब मैं तुम्हारे महल्ले में था। ये बिला शक व शुबा मोदी का दिया हुआ रुमाल था। मैं पहले सुना चुका हूँ कि रात को मोदी ने रुमाल पर मोहब्बत का निशान देखा था और उसका जो रद्द अमल था, इसको वो छुपा नहीं सकी थी। हेड कांस्टेबल ने तुम्हारा खुरा देखा है ना? मैंने खालिक को कहा। खालिक की ये हालत हो गई थी कि उसकी आंखें भी सफ़ेद और होंठ भी सफ़ेद हो गए थे। चेहरे का रंग लाश की तरह हो गया था। वो न ज़बान से जवाब देता था न सर हिलाता था। वो बेहोश होने वाला था। मैंने उसके वास्ते पानी मंगवाया और उसको पिलाया। अब मर्द बनो, मैंने कहा। तुमने मर्दों वाला काम किया है, मेरे सामने भी मर्द बने रहो। मैं तुम्हारी मदद करूँगा। उसको हौसला देने की गर्ज से मैंने कहा, तुमने उसको लूटा नहीं, उसके घर में डकैती की वारदात नहीं की। मैं जानता हूँ तुमने उसको क्यों कत्ल किया है। होश में आओ और बोलो। वो कुछ भी ना बोला। खालिक, मैंने कहा, अब झूठ और इनकार नहीं चलेगा। मैं तुमको खामखा यहाँ नहीं ले आया। मोदी बेचारी नादान है, वो कुछ भी नहीं छुपा सकी। तुमको और मुजफ्फर को वहाँ देखा गया था जहाँ तुमने चौधरी साहब की घोड़ी रोकी थी। रुमाल उसके गले में क्यों रहने दिया था? उसके सर को जरा सी हरकत हुई। मैं इस हरकत को ना समझ सका। वो ना इनकार करने की जुर्रत कर रहा था ना इकबाल की। मैं तो पहले आराम आराम से और नरमी से उसकी हौसला अफजाई करता रहा, लेकिन उसको जगाने की ज़रूरत थी। मैं मज़ीद इंतज़ार नहीं कर सकता था। मैं उठा और उसके करीब जाकर उसके मुंह पर ज़ोरदार थप्पड़ मारा। इस थप्पड़ ने
उसके जिस्म में रुका हुआ खौफ चल पड़ा और उसके चेहरे पर सुर्खी आ गई और वो बेदार हो गया। अब मैं तुम्हें उल्टा लटकाऊंगा। थोड़ी और कोशिश के बाद वो बोल पड़ा। मैं ऐसे उसको हौसला देता रहा जैसे वो अपनी गज़लें सुना रहा हो और मैं दाद दे रहा हूँ। उसकी ज़बान चल पड़ी। मैंने कत्ल की कहानी नहीं सुनी थी, मैंने मुकदमा भी तैयार करना था। इस गर्ज से मैंने उससे सवाल पूछता था और उसके जवाब लिखता जाता था। इस तरह उसका बयान बहुत लंबा हो गया। बात सिर्फ ये थी कि वो मुजफ्फर का दोस्त था। मुजफ्फर की माँ उसको अपना बेटा समझती थी। मुजफ्फर को मालूम नहीं था कि उसकी बहन और खालिक पे दिली मोहब्बत चल रही है। मुजफ्फर की माँ को मालूम था और माँ को ये एतबार भी था कि इनकी मोहब्बत में खराबी वाली कोई बात नहीं। खालिक और मुजफ्फर की माँ ने रिश्ता तय कर लिया था, लेकिन बाकायदा बात नहीं हुई थी। खालिक की माँ ने अभी तैयारी करनी थी। मुजफ्फर को यह मालूम था कि उसकी बहन खालिक के साथ ब्याही जाएगी। मुदी ने खालिक को ये रुमाल दिया था और उसके कोने पर पक्की पेंसिल को थूक लगा लगा कर दिल और इसमें से गुजरा हुआ तीर बनाया था। खालिक ने मुझे बताया कि मुजफ्फर को जुएबाजी का ऐसा चस्का पड़ गया था कि उसके कहने से भी मना नहीं होता था। खालिक ने यह भी बताया कि वो कहाँ जाकर जुआ खेलता था। खालिक को ये पता नहीं लगा कि मुजफ्फर ने चौधरी इसहाक के घर से जेवर चोरी किया है। उसको उस वक्त पता लगा जब मुजफ्फर को थाने बुलाया गया था। खालिक उसको बेगुनाह समझता था, लेकिन थाने से वापस आकर उसने खालिक को सही बात बता दी कि उसने जेवर की ये दोनों चीज़ें चोरी की थी और दोनों हार दी। जीतने वाला भी अनाड़ी और बेवकूफ़ निकला। वो 3-4 दिनों के बाद हार और अंगूठी एक सुनार के पास ले गया। सुनार ने चीज़ें रख ली और थाने इतला दे दी। बेचने वाला पकड़ा गया। उसने कहा कि ये चीज़ें मुजफ्फर से जीती थीं। उसने 4-5 गवाह भी पेश कर दिए। मुजफ्फर पकड़ा गया, लेकिन चौधरी इसहाक ने मुजफ्फर को इस शर्त पर बचा लिया कि वो अपनी बहन को उसके साथ ब्याह दे। मुजफ्फर ने जब ये शर्त खालिक को बताई तो खालिक के पांव तले से ज़मीन निकल गई। खालिक ने मुदी को कहा कि मिलकर भाग चलते हैं, लेकिन मुदी नहीं मानती थी। कहीं निकाह पढ़वा कर वापस आ जाएंगे, खालिक ने मुदी को कहा, फिर हम पर कोई हाथ नहीं डाल सकेगा। मैं तो यहाँ रहकर भी चौधरी इसहाक के साथ शादी करने से इनकार कर सकती हूँ, मुदी ने कहा, लेकिन मैं तो भाई को बचाना चाहती हूँ। वो सीधा जेल में चला जाएगा। क्या तुम में इतनी जुर्रत थी कि मुदी को भगा ले जाते? मैंने खालिक से पूछा, और फिर तुम निकाह करके वापस आ जाते और एतराज़ करने वालों का मुकाबला कर लेते। जुर्रत की बात करते हैं, उसने कहा, क्या कत्ल बुज़दिल किया करते हैं? आप मेरे बारे में महल्ले के किसी भी आदमी से पूछ लें कि मुझ में कितनी जुर्रत है। चौधरी मर गया है, वो जिंदा होता तो आप उससे पूछते। अब तो गवाही देने वाला कोई नहीं रहा। मैं मुदी के साथ उसकी शादी से पहले उसको मिला था और उसको कहा था कि चौधरी साहब, मुजफ्फर और मुदी के सर पर उनका बाप नहीं है, आप उन पर जुल्म ना करें। चौधरी ने मुझको डांट दिया था। मैंने उसको कहा था कि चौधरी, तुम्हारी ज़िंदगी के दिन थोड़े रह गए हैं और अब 5-6 दिनों की बात है। चौधरी ने मुदी को इस कसूर पर मारा था कि वो मुझको मिलती है। चौधरी कोई मामूली आदमी नहीं था, उससे लोग डरते थे। उसने अपने मज़ारों में 2 बदमाश भी रखे हुए हैं। मैंने चौधरी को रास्ते में रोककर कहा, चौधरी, तुमने अपनी मौत को आवाज़ दे ही ली है। उसने बदमाशों को मेरे खिलाफ इस्तेमाल ना किया। उसकी बजाय मेरे अब्बू और बड़े भाई को कहा कि अपने लड़के को संभाल कर रखो। मेरा बड़ा भाई इस तरह सर उठाकर धमकी देने वाले का सर नीचा करना जानता है। उसने चौधरी को जवाब दिया कि मैं तुम्हारा रोब नहीं मानूंगा। ये बात की बातें हैं। मुदी की शादी चौधरी इसहाक मकतूल के साथ हो गई। खालिक मुजफ्फर से नाराज़ हो गया। मुजफ्फर पर मुदी की शादी और खालिक की नाराज़गी का ये असर हुआ कि वह हर वक्त परेशान रहने लगा। उसने जुआ छोड़ दिया। मुदी जब कभी अपने माँ के पास आती थी तो खालिक के घर भी जाती थी और खालिक की भाभी ऐसा बंदोबस्त कर देती थी कि खालिक और मुदी कुछ देर अकेले बैठ जाते थे। मुदी खालिक को बताती रहती थी कि चौधरी इसहाक उसको कितना परेशान रखता है और वो जहन्नम में जल रही है। मुदी को रोता देख देख कर और उसकी फरियादें सुन सुनकर खालिक के दिल में चौधरी इसहाक की नफरत भरती गई और ये नफरत इंतकाम की सूरत इख्तियार कर गई। खालिक ने मुझको बताया कि मुदी ने मुजफ्फर के साथ बोलचाल बंद कर दी है। वो अपनी माँ के पास आती थी, मुजफ्फर उसके साथ बात करता था तो वो इसकी तरफ देखती भी नहीं थी। एक रोज़ कत्ल से 6 रोज़ पहले मुजफ्फर खालिक से मिला। खालिक ने भी मुजफ्फर के साथ बोलचाल बंद की हुई थी। करीबन 1 साल हो गया था। मुजफ्फर खालिक के पास जाकर बहुत रोया। मैं अपनी बहन की नाराज़गी और ज़्यादा बर्दाश्त नहीं कर सकता, उसने खालिक को कहा। मेरी माँ के दिल में भी मेरी मोहब्बत नहीं रही।
चौधरी इसाक ने मेरी बहन की जिंदगी दोजख जैसी बनाई हुई है। कल उसने हमारे घर आकर मोदी को मारा है और उसको साथ ले गया है। खालिक, मेरी मदद करो। क्या करना चाहते हो? खालिक ने उससे पूछा। मोदी को चौधरी से किस तरह आज़ाद कराओगे? तुम कुछ बताओ। मुजफ्फर ने कहा, ये मेरा गुनाह है, तुम कहो तो मैं खुदकुशी कर। खालिक तो पहले ही भरा हुआ बैठा था। उसने मुजफ्फर को कायल कर लिया कि चौधरी इसाक को कत्ल कर दिया जाए। दोनों एक बार फिर दोस्त बन गए। वो 2 दिन कत्ल के मंसूबे सोचते रहे। खालिक ने एक बूढ़े आदमी से किसी घुड़सवार की मौत का पुराना वाकया सुना था। उसका घोड़ा बिदक गया था। वो गिरा तो उसका पाँव रकाब में फंस गया। घोड़े ने उसको घसीट घसीट कर मार डाला और उसको अपने घर ले आया। खालिक ने कत्ल का ये तरीका सोच लिया। चौधरी इसाक खेतों में जाता तो भी घोड़ी पर जाता था। खालिक ने मुजफ्फर को ये तरीका बताया तो मुजफ्फर ने अपना दिमाग लड़ाकर इस तरीके को ज़रा बेहतर बना लिया। दोनों बहुत खुश थे कि उन्होंने कत्ल का ऐसा तरीका सोचा है जिसको कोई कत्ल की वारदात समझ ही नहीं सकेगा। जो होना था उसका सबब ये बना कि मोदी दोनों के वास्ते अपनी माँ के पास आई और खालिक के घर भी आई। उसने खालिक को बताया कि वो कल शाम तक अपने घर में रहेगी और चौधरी इसाक फला गांव में अपने किसी दोस्त की शादी पर चला गया है। वो कल बाद दोपहर वापस आएगा। मोदी ने यह भी बताया कि चौधरी अपनी घोड़ी पर गया है, वो घर वापस नहीं आएगा। खालिक ने कहा, अल्लाह करे ना ही आए। मोदी ने कहा। खालिक ने तो ये बात इरादे से कही थी, लेकिन मोदी ने इन लफ्ज़ों को खालिक की बद्दुआ समझकर खुद भी बद्दुआ दे दी। खालिक ने उसको अपने इरादे से आगाह नहीं किया था। अगले रोज़ दोपहर का खाना खाकर मुजफ्फर ने अपनी बंदूक निकाली और माँ को ये बताया कि वो खालिक के साथ शिकार को जा रहा है। चला गया। वो दोनों उस गांव के रास्ते पर गए और घात के वास्ते उनको वो जगह मौजूद लगी जो बाद में जाए वकुआ बनी। दोनों ने 2-3 कारतूस फायर किए और परिंदे मारे। दोनों 3 बार घाटी पर गए। आखिरी बार उसको चौधरी इसाक घोड़ी पर आता दिखाई दिया। वो दोनों घात में छुप गए। घोड़ी घाटी से उतरी तो दोनों बाहर निकले। बंदूक खालिक के हाथ में थी। वो बंदूक मकतूल की तरफ करके घोड़ी के रास्ते में खड़ा हो गया। मुजफ्फर ने घोड़ी की बागें मुंह के करीब से पकड़ ली। चौधरी, खालिक ने कहा, मैंने तुझको बता दिया था कि तेरी जिंदगी के दिन पूरे हो चुके हैं। नीचे आजा चौधरी। चौधरी इसाक ने अपनी आदत के मुताबिक इन दोनों पर रोब झाड़ा और घोड़ी को एड़ लगाई, लेकिन घोड़ी मुजफ्फर के कब्जे में थी। मुजफ्फर बेटे, चौधरी कुछ नरम पड़ गया और बोला, मैंने तुझको जेल से बचाया था। खालिक ने भी घोड़ी के मुंह के करीब से लगाम को पकड़ा और दोनों घोड़ी को साथ वाली ओट में ले। वो वीरान इलाका था और ओट बड़ी अच्छी थी। मुजफ्फर ने चौधरी इसाक का एक बाजू पकड़ा और जोर से नीचे को खींचा। दूसरी तरफ से खालिक ने उसका पाँव रकाब से निकाल दिया और उसकी टांग ऊपर को उठाई। इस तरह दोनों ने मिलकर उसको घोड़ी से गिरा दिया। खालिक ने जेब में मोदी का तोहफा रेशमी रुमाल रखा हुआ था, उसको उसने जल्दी जल्दी से मरोड़ा और चौधरी इसाक की गर्दन में डालकर पीछे एक गांठ दी और रुमाल के दोनों सिरों को पूरी ताकत से खींचा, जिस तरह गांठ मजबूत की जाती है। इस दौरान मुजफ्फर ने मकतूल का एक पाँव रकाब में फंसा दिया। मकतूल की पोजीशन ये थी कि वो तकरीबन लेटा हुआ था। तुमने रुमाल खोलकर क्यों नहीं लिया था? मैंने पूछा। लाश के साथ क्यों रहने दिया? ये मुजफ्फर की गलती थी, खालिक ने जवाब दिया। उसके पास चाकू था, उसके ज़िम्मे ये काम था कि मकतूल का पाँव रकाब में फंसाएगा। जीन का तंग चाकू से आधा काटेगा ताकि जीन ढीली होकर किसी एक तरफ हो जाए और लोग समझे कि जीन ढीली हो जाने से सवार गिरा था। और उसने तीसरा काम यह करना था कि घोड़ी की पीठ पर दुम के करीब चाकू की नोक जोर से मारनी थी ताकि घोड़ी डर कर दौड़ पड़े। मुजफ्फर ने ये काम बहुत जल्दी कर दिए। घोड़ी को चाकू लगा ही था कि वो दौड़ पड़ी और रुमाल के सिरे मेरे हाथ से छूट गए। मुझको ये यकीन हो गया कि चौधरी मर गया है। घोड़ी तेज दौड़ती हुई नजरों से ओझल हो गई। दोनों कातिल जरा देर इंतजार करके दूसरी तरफ चले गए और घूम फिर कर वापस आ गए। मुझको याद है कि मैं जब लाश पोस्टमार्टम के बाद से भेजने लगा था तो मुजफ्फर ने मुझको कहा था कि पोस्टमार्टम की क्या ज़रूरत है, ये तो साफ लगता है कि चौधरी साहब जीन ढीली हो जाने के बायस गिर पड़े थे और पाँव रकाब में फंसा रह गया है। मैंने मुजफ्फर को बताया कि पोस्टमार्टम ज़रूरी है तो उसने मेरे साथ बहस शुरू कर दी थी और मैंने उसको डांट कर चुप कराया था। खालिक के बाद मैंने मुजफ्फर को अंदर बुलाया। उसको जब पता लगा कि खालिक ने इकबाली जुर्म कबूल कर लिया है तो उसने भी इकबाली बयान दे दिया। मुझको फांसी चढ़ने का कोई अफसोस नहीं होगा, मुजफ्फर ने कहा। जेवर मैंने चोरी किया था और सज़ा मेरी बहन को मिली। मैं बहन को उस बूढ़े चौधरी से आज़ाद कराना चाहता था,
یہ کام کر دیا ہے، اب بہن مجھ سے ناراض نہیں ہوگی۔ میری دوسری خواہش پوری نہیں ہوئی، میں نے بہن کی شادی خالق کے ساتھ کرنی تھی۔ خالق اگر رومال کی جگہ رسی کا ٹکڑا استعمال کرتا تو ان دونوں کو پکڑنا بہت مشکل ہو جاتا۔ خالق جذبات میں آ گیا تھا۔ اس نے مجھ کو بتایا تھا کہ وہ مودی کی خاطر اس کے خاوند کو قتل کر رہا تھا، اس وجہ سے اس نے مودی کا ہی رومال استعمال کیا۔ خالد اور مودی کا مقدمہ 2 وکیلوں نے لڑا تھا، لیکن میرا تیار کیا ہوا مقدمہ اتنا مضبوط تھا کہ دونوں کو عمر قید دی گئی اور اپیل میں بھی سزا بحال رہی۔